नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को मामा कहलवाने के लिए मशहूर हैं, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक विज्ञापन जारी कराया था कि एमपी गजब है। मुझे तब भी समझ में आ गया था, लेकिन अब बड़ा स्पष्ट हो गया कि एमपी वाकई गजब है। एमपी में एक वारदात हुआ। वहां के दरोगा जी ने रॉन्ग साइड से तूफानी स्पीड में आ रहे एक भाजपा के पसंदीदा समुदाय के लड़के को रोकने की गुस्ताखी कर दी। लड़का गाड़ी में से हीरोगिरी की तरफ से उतरा और दरोगा जी को पीटने लगा। दरोगा जी अपने स्तर पर बचाव किए, लेकिन उनके 2-3 साथी और आ गए और असल में वो झुंड में आ जाते हैं। देश में बेशक उनकी संख्या बहुत कम हो, लेकिन अगर कहीं कोई बवाल होता है तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे ऐसा होता है, लेकिन अब ये शोध का विषय है कि ऐसे कैसे होता है। संख्या बड़ा कम है, लेकिन पहुंच बहुत मजबूत है। 2-4-5 आए और दरोगा जी को पीटने लगे। दरोगा जी ने थाने में फोन करके मदद मांगना चाहा। थाने में लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। कौन लोग हैं? उन्होंने बोला कि फला फला लोग हैं। अब उस समुदाय का नाम सुन करके पुराने वालों ने कहा कि तुम बेवकूफ का, भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनके प्रिय समुदाय पर हाथ डालने का तुमको किसने कहा? बेवकूफी की हो तो मार खाओ, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। और दरोगा जी पीटते रहे। अंत में लड़के को जब पीट पीट के उसका संतुष्ट हो गया तो वो दरोगा जी को बेहाल छोड़ करके चला गया। दरोगा जी समाचार चैनलों पर बिलखते हुए कहा कि अब थाने से अगर कभी मदद की फोन आएगी तो मैं तो नहीं जाऊंगा, मत जाइएगा। अब आपके पास समझ ही नहीं है, आपको तो दरोगा बनने की स्थिति में नहीं भाई। आपको यही नहीं समझ नहीं है कि आपकी हुकूमत कौन से समुदाय का भला चाहती है, तो आप नहीं समझे भाई। आपको तब भी नहीं समझ में आया जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनके किसी भी भोज्य पदार्थ पर टैक्स नहीं लगाया, और आपके सारे भोज्य पदार्थ यहाँ तक कि जो आपके देवी देवताओं पर प्रसाद चढ़ता है उस पर जीएसटी बढ़ा दिया, क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं के त्योहार में इस्तेमाल होता है, भोजन में इस्तेमाल होता है, उस पर जीएसटी लग गई। लेकिन वो लोग जो खाते पीते हैं या जो उनका पसंदीदा भोजन है वो अभी जीएसटी से मुक्त है। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आता कि सरकार का झुकाव किधर है तो अभी आपके समझ की बात है। आप दरोगा का परीक्षा पास कैसे करेंगे? मुझे तो इसी में परेशानी है। खैर, ईश्वर आपका मदद करे, बजरंग बली की कृपा आप पर बनी रहे। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासन में नौकरी करना चाहते हैं तो बजरंग बली आपके पीठ को मजबूत दे, क्योंकि आगे भी मार पड़ने वाली है अगर इसी तरह की एक्टिविटी आपने किया तो। ये मैं धमका नहीं रहा हूँ, आपको होशियार कर रहा हूँ। मेरा काम आपको होशियार करना है। आप तो दरोगा है। उसी मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर स्तर के आदमी बाइक पर स्टंट करने वाले लड़कों को रोक करके समझाने लगे। वो भूल गए कि वो मध्य प्रदेश में है और स्टंट करने वाला लड़का भारतीय जनता पार्टी का पसंदीदा समुदाय का है। वो लड़का भी उलझ ही रहा था, तब तक बगल में चाय की दुकान चला रहा एक परिवार आकर के कलेक्टर साहब को हमला कर दिया। दुकानदार ने खामखा उनको पीटना शुरू कर दिया। कलेक्टर साहब बोले, भाई तुम क्यों पीट रहे हो? बोला, तुमको ये पता नहीं है, हम अपने समुदाय के कहीं भी अगर कोई असर होता है, दिल्ली के एक चैनल पर एक लड़की बोलती है तो हम दुबई से भी विरोध कर देते हैं। तुमको इस बात का ज्ञान नहीं है? तुमको डिप्टी कलेक्टर बनाया किसने? अब डिप्टी कलेक्टर साहब बड़ा परेशान हो गए। उनका ऑर्डरली चुपचाप था, क्योंकि उसको लोगों ने काबू में कर लिया था, और ना भी करता तो पीटा जाता। डिप्टी कलेक्टर साहब मार वार खा करके अब सोच रहे कि यार मैंने डिप्टी कलेक्टर का परीक्षा किस स्तर से पार किया। खैर, जब आपको सरकार के पसंदीदा लोगों का ज्ञान नहीं होगा, आप तो पढ़े लिखे थे, दरोगा तो मान लो कुछ कम पढ़ा लिखा होगा लेकिन आप तो भाई मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन का परीक्षा पास किए हैं और मध्य प्रदेश शासन के मंशा को नहीं भापे तो अब क्या करें। खैर, अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि कब तक हम सहेंगे और कब तक इस देश में स्वतंत्र रूप से रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है। खैर, मुद्दा आज ये नहीं था। आज मुद्दा ये था कि जो दिल्ली में आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल ने लगाया था, घर घर पानी बेशक बरसात की वजह से पहुंचा हो, जल बोर्ड पहुंचाने में नाकाम रहा हो, लेकिन केजरीवाल ने घर घर दारू पहुंचाने का
पुख्ता इंतजाम किया था। दारू के कंपनी और मालिकों के प्रति अरविंद केजरीवाल की वफादारिता का भी इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि जब दिल्ली छोड़ो दुनिया भर में कोरोना से इतनी ज्यादा परेशानी हो रही थी कि लोग बाहर निकलने में डर रहे थे। डॉक्टर और जो इस चीज को समझने वाले लोग हैं वो कह रहे थे कि अगर बहुत जरूरी से ज्यादा जरूरी ना हो तो कृपया बाहर ना निकलें, भीड़ में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसमें अरविंद केजरीवाल ने दारू का ठेका खोल दिया था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ो, पहले हमारे दारू माफिया का भला होना चाहिए, और वो भला हुआ। दारू नियम आबकारी नीति का तहस नहस कर दिया मनीष सिसोदिया ने। संविधान में उसको इस बात की परमिशन नहीं है, लेकिन केजरीवाल संविधान मानता कब है? जो आदमी 26 जनवरी को इंडिया गेट पर हड़ताल पर बैठ सकता है, उसको भारत के संवैधानिक संस्थाओं का कितना मोह माया है ये आप समझ सकते हैं। तो जब भारत का संविधान विरोधी आदमी ही संविधान का शपथ लेकर के संवैधानिक सीट पर पहुंचा है, उससे संविधान के सम्मान और संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की उम्मीद करना है आपकी बेईमानी, आपकी गलती है। वो तो बेचारा ठीक ठाक है। खैर, मैं इन बातों को विस्तार में जाने से पहले एक आशंका व्यक्त करता हूं, वो पुख्ता नहीं है, लेकिन केजरीवाल भी तो कई बार झूठ बोलता है। तो अगर मैं मान लो एक झूठे बोल दूं तो कौन सा फांसी पड़ेगी? अगर झूठ पर फांसी पड़ेगी तो पहले केजरीवाल को पड़ेगी, बाद में मेरे को पड़ेगी। तो मैं ये केजरीवाल से प्रेरित होकर के ये बोलने जा रहा हूं। वो सत्य भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, क्योंकि इसका मेरे पास प्रमाण नहीं। मेरी एक आशंका है कि आखिर अरविंद केजरीवाल धरती का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई विभाग नहीं है। हाँ, कमाई उसी के पास जाती है, ये प्रमाणित है। तो क्या केजरीवाल की मंशा कुछ सोनिया गांधी की तरह से है क्या कि प्रधानमंत्री आप रहो, कमीशन मैं खाऊंगी, जेल आप जाओगे क्योंकि मंत्रालय आपके पास है। कोयला घोटाला वाला मामला आपको पता है कि भाई किसके यहाँ आपको पता है, और जेल जाने की नौबत किसको आई, पूछताछ किसे सीबीआई की आपको पता है। वही हाल क्या अरविंद केजरीवाल कर रहा है क्या कि भाई मंत्रालय सब आप लोगों के पास है, तो अगर कोई घोटाला होगा, सीबीआई जांच होगी, कोर्ट कन्विक्टेड करेगी तो उसको करेगी जो मंत्री है। मैं तो मंत्री हूं नहीं, तो मैं बच जाऊंगा। बाकी कमाई तो मेरा ही हो रहा है, तो दुनिया जानती है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। आप तो कमीशन एजेंट है, कुछ कमीशन लेंगे। तो क्या ऐसी कोई मंशा है क्या? दूसरा बात मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने सारे राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगा चुका है। वो चाहे आदरणीय शांति भूषण हो, उनका बेटा प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, प्रोफेसर आनंद हो, कपिल मिश्रा हो, जो हो, जिन जिन लोगों में उसे थोड़ी पोटेंशियल लगी, केजरीवाल ने उनके पिछवाड़े पर लात मार दी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, केजरीवाल बोला भाई, उसने बोला कि तुम्हारे पिछवाड़े पर मैं नहीं कर रहा हूं। फिर से एक बार, क्योंकि मेरे लिए वो सब के लोग सब सम्मानित लोग, ये केजरीवाल ने कहा कि तुम्हारे पिछवाड़े पर लात लगवा दूंगा। तो आइडियो में आया, वो आइडियो वीडियो सब आप लोगों ने देखा है, ये कोई स्ट्रिंग में नहीं कहा है, बाकायदा भाषण में कहा है। लेकिन वो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसे लगता है कि इन दोनों के पास केजरीवाल का कोई बहुत बड़ा मजबूत और बहुत कमजोर नस है। वो किसी सीडी के फॉर्म में हो सकती है, किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकती है, कोई फोटो विजुअल के माध्यम से हो सकती है, या कोई तथ्यों के माध्यम से होती है, कुछ है जरूर। तो क्या केजरीवाल का ये सेल्फ गोल वाला खेल है कि मनीष सिसोदिया नप जाए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी मनीष सिसोदिया ही कर रहा है? तो क्या अगर इसको देखते हुए अगला नंबर संजय सिंह का आने वाला है? क्योंकि अब संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दो ही लोग रह गए हैं, बाकी सब तो उन्होंने ठुल्ले ही नियुक्त किए हैं। तो क्या ये मनीष सिसोदिया का ही एक चाल है क्या? क्योंकि इस टाइम नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के संबंधों पर हमको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। और आप सबको इस बात की चिंता होगी कि पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से विजय प्राप्त करते हैं। अब ये अश्वमेध के घोड़े की तरह से उनके घोड़े को किसी ने नहीं थामा। फिर ये केजरीवाल के सामने उनकी नीतियों का क्या होता है, जबकि केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया और तीसरा टर्म दिल्ली में पूरा कर रहा है। मतलब ये पहला मुख्यमंत्री है जो बिना कोई काम के तीसरा कार्यकाल चला रहा है।
तो क्या ये मोदी और केजरीवाल के कोई साठगांठ का परिणाम है या कुछ और है? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये मन में संशय तो है ही है। तो अगर इतना मधुर संबंध है तो सीबीआई से जांच का हो जाना और सीबीआई जांच की मांग कर देना और शुरू हो जाना को आप दूसरे तरफ से भी देख सकते हैं। अब आते हैं उस नीति पर। यह तो मेरी आशंका थी, लेकिन जो सत्य है उस पर चर्चा करते हैं। सत्य यह है कि अरविंद केजरीवाल के सरकार ने दारू माफियाओं को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए हर वो आबकारी नीति को ताक पे रखा जो आबकारी नीति अब तक एडॉप्ट की जा रही थी जब से दिल्ली में सरकार कायम थी। वो कांग्रेस के जमाने से भी थी, वो भाजपा के जमाने से भी थी, केजरीवाल के पहले के जमाने से भी यही थी। लेकिन केजरीवाल को लगा कि भाई दूसरा कार्यकाल बीत गया, तीसरे कार्यकाल में माल कम कमा रहे हैं, अब राज्यसभा की सीटों से कितनी कमाई होगी, तो क्यों ना कोई मोटा कमाई की जाए। तो कोरोना में लोग पीड़ित थे और कोरोना में दारू माफियाओं को मदद करने के लिए केजरीवाल ने हर संभव प्रयास किया। विदेशी दारू कंपनियों का एक बहुत मोटा रकम दिल्ली के टैक्स पेयरों का वसूला हुआ पैसा माफ करने के काम किया। आबकारी नीति में परिवर्तन करने का काम किया। सीधे ठेके के बजाय डायरेक्ट कंपनी को बेचने का भी कानून बना दिया। बोला पहले आप बिचौलियों और दुकानदारों को कमाने देंगे, ये सारा कमाई आप लीजिए और हमारे किसी ठुल्ले को अपना बिचौलिया बना लीजिए। इस तरह की डायरेक्ट आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को 13,000 करोड़ का फायदा हुआ। ये अरविंद केजरीवाल के सभी प्रवक्ता सभी चैनलों को कह रहे हैं, लेकिन वो एक बात नहीं कह रहे हैं कि फायदा 39,000 रुपया का भी हो सकता था। तो जब 39,000 करोड़ का फायदा हो सकता था तो 13,000 करोड़ का फायदा घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा है? क्योंकि तुमने टैक्स चोरी किया है। बाई वन गेट वन फ्री में जो घोटाला हुआ है, क्योंकि एक नंबर में बाई वन करो क्योंकि उस पर टैक्स लगेगा, और कैश में गेट टू लो क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह का खेल है ये स्टिंग ऑपरेशन। दिल्ली के एकमात्र सिख विधायक ने किया है और वो उसको सार्वजनिक कर दिया, दिखा रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आबकारी नीति पर क्या मनीष सिसोदिया नप रहे हैं? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने अकेले इस नीति की इम्प्लीमेंट किया और नीति को बनाया, जबकि इस पर बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रोक लगा दिया था। अब केजरीवाल के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हमको काम नहीं करने देगी। लेकिन मजे की बात है कि केजरीवाल या केजरीवाल का कोई प्रवक्ता टीवी पर आकर के ये नहीं कहा कि ये अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध साजिश नरेंद्र मोदी ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं किया। ये केजरीवाल के सरकार के अपने प्रमुख सचिव साहब का बयान है कि आबकारी नीति से दिल्ली का नुकसान हुआ, दिल्ली आबकारी नीति का नुकसान हुआ, दिल्ली के टैक्स का नुकसान हुआ, दिल्ली के राजकोष में पैसा का नुकसान हुआ और देशवासियों को नुकसान हुआ वो अलग से, दारू की बढ़ोतरी हुआ अलग से, कोरोना काल में बीमारी फैलने का खतरा हुआ वो अलग से। ये रिपोर्ट नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है, अमित शाह ने नहीं दिया, राजनाथ सिंह ने नहीं दिया, मनोज तिवारी ने नहीं दिया है, आदेश गुप्ता ने नहीं दिया है। ये रिपोर्ट उसके अपने प्रमुख सचिव ने दिया है। अब दिल्ली में प्रमुख सचिवों की हैसियत इतनी है कि अगर अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध कोई प्रमुख सचिव आवाज उठा देता तो वो अपने गुंडों से पिटवा देता है। इसके पहले वाले सचिव साहब का घटना आपको पता है। और उनको बाद में इतना धमकाया, इतना डराया कि वो हॉस्टाइल हो गए और केस में अरविंद केजरीवाल बेदाग निकल गया, क्योंकि केजरीवाल उनको हड़काया कि कोर्ट मान लो कन्विक्टेड कर देगी तो मारने वाले तो अभी भी बाहर हैं, क्या कर लोगे। तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाना चाहा और वो हॉस्टाइल हो गए और अरविंद केजरीवाल बेदाग निकल गया। वाकया सीसीटीवी में कैद था जब अरविंद केजरीवाल के गुंडों ने चीफ सेक्रेटरी साहब की धुनाई की थी, अपमान किया था। तो अब वर्तमान वाले चीफ सेक्रेटरी अगर इतनी धुनाई उनाई की पूर्व एपिसोड देखने के बाद भी अगर रिपोर्ट लगाए हैं, मतलब दूध काली नहीं है, पूरा का पूरा दाल ही काली है। कोई कालिक में दाल में काली या दाली में काल नहीं है। इस बात को समझने की बात है। अरविंद केजरीवाल के आबकारी नीति से और क्या क्या हुआ और दिन भर टीवी में आप देख चुके हैं। मैं तो सिर्फ दो बातें आपसे पूछ रहा हूं। पहला कि क्या अरविंद केजरीवाल के बातों पर आप अब भी भरोसा करते हैं, जो आकर के मायूस समूह बना करके कहता है, निर्दोष सा चेहरा बना करके कि सब बेईमानी हम ईमानदार हैं।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल कैसे कैसे लोगों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटता है, ये आपको बानगी बता दे तो केजरीवाल के पार्टी के साथ और पार्टी के अलग ध्यान रखा जाए। केजरीवाल का वो जो कानून मंत्री था, जो फर्जी डिग्री लेकर के दिल्ली में प्रैक्टिस करता था और कानून मंत्री बना, जब विपक्ष ने आवाज उठाया तो केजरीवाल ने उसी तरह से टीवी में आकर के बोला था कि देखिए मैंने बुलाया और मैंने जांचा और देखा फर्जी डिग्री नहीं है, डिग्री बिल्कुल ओरिजिनल है और ये बेबुनियाद आरोप है इसलिए कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है। बाद में कोर्ट ने पूछा कि भाई आप LLB की पढ़ाई की है तो कॉलेज में तो गए ही होंगे, बोला हाँ जी गए, तो चल के हमको कमरा दिखा दिया, आप कहाँ पढ़ रहे थे, तो वो कमरा ही नहीं दिखाया क्योंकि वो एक सिक्किम से डिग्री खरीद के लाया था, उसको यही पता नहीं था कि नक्शे में सिक्किम है किधर। वो कानून मंत्री था, अंत तक केजरीवाल उसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता रहा। जब दिल्ली का उसका मंत्री राशन बनाते हुए पकड़ा गया, उसका वीडियो आया तो केजरीवाल बोला कि मंत्री जी का वीडियो नहीं है, ये मॉर्फ करके चेहरा लगा दिया गया दूसरे आदमी का, ये कोई भाजपा का आदमी होगा, कोई दूसरा आदमी होगा, ये भाजपा का चाल है, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी पार्टी ईमानदार है, इसीलिए भाजपा इस तरह की घिनौनी चाल चलती है। बाद में जब वीडियो के सत्यापित हुआ और राशन कार्ड मंत्री ने स्वयं बयान दिया कि मैं भाग गया था, और वो महिला जो राशन कार्ड में कोऑपरेट कर रही थी, जो राशन कार्ड बनवा रही थी, उसने भी बताया कि ये पहली घटना तो है नहीं, तो ये पहले से कई बार चल रहा है, और वो वीडियो देखने के बाद भी लग रहा था कि ये कोई पहली बार का खेल नहीं है, राशन कार्ड पहले से ही बन रहा था। ध्यान रखा जाए कि केजरीवाल अंत तक कोर्ट में कन्विक्शन होने के बाद तक भी ये कहता रहा कि वो फर्जी वीडियो है, और चूंकि अरविंद केजरीवाल और सारे आम आदमी पार्टी के लोग ईमानदार हैं, इसलिए इस तरह की खेल। अब आते हैं केजरीवाल के और मैं खैर कितने लोगों पर चर्चा करूं, लंबा है, उसके तो 17 विधायक नमूना ही है, मतलब जिन्होंने 70 कैंडिडेट खड़ा किए थे दिल्ली विधानसभा में, वो 70 के 70 नमूना ही है। तो 70 नमूनों पर 1-1 मिनट भी होगी तो 70 मिनट हो जाएगी, वीडियो मेरी 20-22 मिनट की होती है। अब कुछ बड़े देश के धुरंधर लोगों को जिसको केजरीवाल ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है, 2-4 लोगों का नाम रख देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने धरती के सबसे ईमानदार पुरुष जिन पर चारा चर जाने का आरोप है, मवेशी तक का चारा डकार जाने और ढकार न आने का इल्जाम में जेल में बंद है, उस लालू यादव को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटा कि जी हम बहुत ईमानदार आदमी हैं, मोदी जी लालू जी भी ईमानदार आदमी है मेरी तरह। अभी हाल ही में आज ही ममता बनर्जी के एक निकट सहयोगी के पास कई हजार करोड़ रुपया पकड़ा गया। पता चला कि वो टीचर भर्ती घोटाले में 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया एक अध्यापकों से लेकर के अध्यापकों की भर्ती की गई थी, वो रुपया एक घर से अभी अभी बरामद हुआ है, थोड़ी देर पहले की समाचार है। उस ममता बनर्जी को केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे चुका है, तो वो स्वयं तो ईमानदार है और इन लोगों को भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहा है। तो अब क्या आपको अभी भी उसको ईमानदार होने पर आपको भरोसा है और उसका मासूम चेहरा बना करके टीवी पर बोलने के आप लोग भरोसा कर रहे हैं? मेरा प्रश्न आपसे यही है। और अगर आपको लगता है कि वो ईमानदार है तो 2 और बातें बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दिया है, लेकिन वो 200 यूनिट का पैसा किससे लेता है ये केजरीवाल नहीं बताया है। मैं आपको बताता हूं, मेरे घर 2 मीटर लगे हुए हैं, एक मीटर मेरे घर का डोमेस्टिक है और एक नॉन डोमेस्टिक का, मतलब जिसको कमर्शियल मीटर बोलते हैं। कमर्शियल मीटर में आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता हूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में क्या है कि मेरे पास एक छोटी सी पुरानी साधारण सी कार है, गली में कार खड़ा करेंगे तो आने जाने वाले को डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं उसको घर के अंदर एक शटर टाइप का बना दिया हूँ। शटर इसलिए बना दिया हूँ कि कोई चोर उचौके कार में से कोई चीज़ चुरा न ले। यहाँ तो टायर खोल के लेके चले जाते हैं, स्टीरियो निकाल लेते हैं, कभी कभी तो पूरी की पूरी गाड़ी लेके चले जाते हैं, तो उसको एक शटर में बंद कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल के बिजली विभाग वाले लोग आए और बोले कि ये शटर दुकान माना जाएगा। मैं बोला ये कार खड़ी है, इसमें तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, ये तो गाड़ी शटर में बंद करते हैं, दीवार तोड़ के गाड़ी ले जाए। बोला नहीं, शटर हटा दीजिए, उठा दीजिए, चोरों को आने जाने का सुविधा दीजिए, तब आपको हम कमर्शियल नहीं मानेंगे, नहीं तो आपको कमर्शियल मीटर मानना पड़ेगा। मुझे मजबूरी में कमर्शियल मीटर लगी क्योंकि 1,80,000 रुपये का फाइन कर दिया था।
कि आपके पास शटर है और आपने कमर्शियल मीटर नहीं ले रखा है। अब 1,80,000 रुपया का तत्काल भुगतान के बाद मेरा दिमाग ठंडा हुआ, मैंने कमर्शियल मीटर अप्लाई किया। कमर्शियल मीटर मेरा चलता नहीं है क्योंकि वो गाड़ी पार्क तो दिन में करता हूँ और दिन में निकालता हूँ, मुझे रात में आना नहीं होता। और मान लो कभी रात में आता हूँ तो गाड़ी के हेडलाइट से ही अंदर घुस जाता हूँ। मतलब उस दुकान में, वो जहाँ गाड़ी पार्क होती है, पार्किंग कही, उस पार्किंग में बल्ब ही नहीं है, कनेक्शन नहीं है, बल्कि तो बल्ब कहाँ से होगा? बाहर तो स्ट्रीट लाइट का ही लाइट है जिससे दिख जाता है कि शटर उठाना है, और अंदर कार का हेडलाइट हो जाता है। अगर रात का मामला हो, दिन का मामला हो तो उजाला अंदर तक है। आज तक उसमें बल्ब नहीं जला। उस बंद मतलब 0 मीटर का किराया 380 रुपया आता है। अब आते हैं, एक हमारे मित्र हैं, उनके पास कमर्शियल मीटर पर एक पंखा और एक बल्ब जलता है। क्योंकि अगर कमर्शियल मीटर दुकान में आप बैठे हैं तो एक पंखा एक बल्ब जलेगा। उसका 1600-1700 रुपया उनका किराया आने लगा। मतलब आप एक कमर्शियल के नाम पर मध्य वर्ग को लूट रहे हैं और वो 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं। मतलब अगर वो 200 यूनिट वाला का पैसा ले लेता तो पूरे दिल्ली की जनता की लुटाई कम होती। लेकिन केजरीवाल के सह पर वो कह रहा है कि हमें यूनिट 200 फ्री वाले बिजली वाले ही वोट देते हैं, बाकी श्रीलंका बन जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। इन्हीं सब 2-3 चीजों के ड्रामा के बाद भी क्या आप अभी भी केजरीवाल को भरोसा कर रहे हैं? मेरा प्रश्न आपसे ही है। बाकी जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तीसरा कार्यकाल दिल्ली में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसी सड़कें बनाई हैं जिसको मल्टीपर्पज यूज रोड बोलते हैं, मतलब बहुउद्देशीय सड़क मार्ग। मतलब आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे तो उस पर मोटर कार चलाएं या मोटर बोट चलाएं, मतलब नाव चलाएं या गाड़ी चलाएं, दोनों चला सकते हैं। उस सड़क पर दोनों की सुविधा उपलब्ध है। ऐसी सुविधा वाला सड़क बनाने की ही बात जानने के लिए सिंगापुर में उसको बुलाया जा रहा था। लेकिन अफसोस है कि एलजी साहब ने भेजा नहीं, क्योंकि एलजी साहब ने सिंगापुर में वक्ताओं का लिस्ट में नाम देखा तो उसमें केजरीवाल का नाम नहीं था। असल में सिंगापुर वाले मजाक उड़ाने के लिए बुला रहे थे कि देखिए भाई, हमारे सभा में एक ऐसा आदमी भी बैठा है जो मल्टी यूज सड़क निर्माण दिल्ली में करवाया है, तीसरा कार्यकाल इसका इसी बेस पर चल रहा है। मतलब अगर आपके पास मोटर बोट है तो भी आप सड़क पर चल सकते हैं और मोटर कार है तब भी आप सड़क पर चल सकते हैं। मतलब आपको नाव चलाना हो या कार चलाना हो, सड़क पर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सुविधा सड़क पर उपलब्ध है। ये स्थिति है। फिर वो सिंगापुर वाले कह रहे थे कि भाई देखिए, केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जिसने हर घर में स्विमिंग पूल का सुविधा दिया है। मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको तैरने के लिए स्विमिंग पूल में जाने की जरूरत नहीं, इतना पानी आपके घर में पहुंचा दिया है। पानी फ्री मिलने की बात स्लोगन अरविंद केजरीवाल ने कहा था वोट मांगने के दौरान। सिंगापुर वाले यही बताने के लिए कह रहे थे। एलजी साहब ने इस मंशा को भापा और बोला कि बदनामी केजरीवाल को होगी, लेकिन भारत महान की भी तो होगी, क्योंकि दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी है, इसीलिए उन्होंने उसको रोक दिया। हालांकि उसमें अंदर वाले खेल ये थे कि केजरीवाल दिल्ली के टैक्स पेयरों के पैसे पर परिवार समेत मौज करने जाना चाहता था। एलजी साहब ने कहा था कि तू अपने पैसे से जा। अगर अपने पैसे से जाता तो उसको एलजी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी निजी यात्रा होती। लेकिन केजरीवाल ऐसा चाहता नहीं था। वो सोच रहा है कि यार, पैसा अगर टैक्स पेयरों का हो तो उसमें क्या दिक्कत है, भी तो अपना ही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2 बातें अंतिम बोलूंगा कि क्या ये जो खेल हो रहा है मनीष सिसोदिया के विरुद्ध जांच का, इसमें केजरीवाल के कोई समर्थन है? क्योंकि अब संजय सिंह और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ही रह गए हैं केजरीवाल के विरुद्ध। तो अगर ये बात सत्य है तो क्या अगला नंबर संजय सिंह का है? क्योंकि मनीष सिसोदिया का पहले ही बयान केजरीवाल ने जारी कर दिया था कि अब अगला नंबर सिसोदिया का आने वाला, अगला, और सिसोदिया का ही गया। तो क्या कल से वो संजय सिंह की बात करेगा? क्योंकि अगर ये 2 लोग नप में हैं तो उसके साथ, उसके विरोध में दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा। और दूसरा कि क्या अब भी आपको केजरीवाल के उस भाषणों में भरोसा होता है कि आम आदमी पार्टी की ईमानदार है? इतनी सारी बेईमानियां देखने के बाद आप विचार करिएगा और हमको अवगत कराइएगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, महादेव की कृपा आपको बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।